सभी का बाजार अगले हफ्ते में। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा अपडेट, साथ ही अब अगले हफ्ते क्या रह सकता है बाजार के लिए खास और क्या आपको रखनी चाहिए विशेष स्ट्रैटेजी। हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। स्वागत करते हैं सर आपका। साथ ही हमारे साथ जो खास मेहमान आज रहेंगे साथ वो है कोटक सिक्योरिटीज की श्रीकांत चौहान। श्रीकांत जी, आपका भी बहुत स्वागत है शो में। और पूरी रिसर्च टीम है तैयार हमारे साथ अपनी दमदार रिसर्च और एक्सक्लूसिव खबर के साथ। देवांशी से हम जानेंगे आज कैसा रहा बाजार का हाल। फरवरी में ऑटो बिक्री का अनुमान हमें बताएंगे कुशल, और ज्यादा एफआईआई होल्डिंग वाले शेयरों पर क्यों है बाजार की नजर। साथ ही एवरेडी में 20% अपर सर्किट लगने की वजह हम समझेंगे वरुण से। लेकिन सबसे पहले समझना होगा आज बाजार का कारोबार कैसा रहा। बाजार के लिए आज ब्लैक फ्राइडे साबित हुआ। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार भारी गिरावट के शिकार हुए। निफ्टी में आज 4 मई 2020 के बाद सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावट दर्ज की गई। आज सबसे ज्यादा बैंक और फाइनेंशियल शेयरों की पिटाई हुई। एक्सिस बैंक, कोटक बैंक जैसे बैंकों में 5% से ज्यादा की गिरावट आज दर्ज की गई। बैंक निफ्टी की बात की जाए तो बैंक निफ्टी इंडेक्स करीब 5% गिरकर बंद हुए। एफआईआईज और डीआईआईज की तरफ से क्या संकेत मिले उस पर नजर डालते हैं। तो एफआईआईज ने आज कैश मार्केट में भारी बिकवाली की है 8,295 करोड़ रुपए की। वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने आज 1499 करोड़ रुपए की कैश मार्केट में खरीदारी की। आइए अब एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं कि बाजार में इस भारी गिरावट की वजह क्या है। आज हफ्ते के आखिरी दिन और मार्च सीरीज की शुरुआत के पहले ही दिन भारतीय बाजारों पर जबरदस्त दबाव दिखा। कमजोरी की शुरुआत हुई इस लिहाज से कि अमेरिका में एक कमजोरी भरा सेशन था कल देर शाम, जिसका अंदाजा नहीं था, और अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने के डर से जो कमजोरी हुई उसका असर दुनिया भर के बाजारों पर था। लेकिन भारतीय बाजार उससे कहीं ज़्यादा गिरे और दिन के एकदम निचले स्तरों पर जाकर बंद हुए। तो ऐसा क्या हुआ कि भारतीय बाजारों में तेज़ गिरावट की। 4% निफ्टी टूट गया, 5% बैंक निफ्टी टूट गया, लगभग 1900 पॉइंट की कमजोरी आपको सेंसेक्स में दिखी, 1700 अंक नीचे डाउ फ्यूचर्स बैंक निफ्टी बंद हुआ। तो उसकी बड़ी वजह ये थी कि न सिर्फ ग्लोबल मार्केट्स बल्कि हमारे यहाँ एक बात का और डर है, और वो है कि एफआईआईज की खरीदारी थोड़ी सी धीमी पड़ती हुई दिख रही है। थोड़ा वो हाथ खींच रहे हैं। घरेलू फंड लगातार बिकवाली के मूड में, वो खरीद नहीं रहे, और एफआईआईज की खरीदारी ने अब तक बाजार को संभाला हुआ था। लेकिन ये पिछले हफ्ते 10 दिन से थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कहीं न कहीं खरीदारी धीमी पड़ती दिख रही है, और 15,400 की रेंज में बाजार बार बार मुनाफा वसूली का दबाव देख रहा है। तो इसके चलते आज जो शुरुआत हुई कमजोरी के साथ हुई। एक बार रिकवरी की कोशिश की, लेकिन उस रिकवरी में तुरंत ही पहले घंटे में ही बाजार में बड़ी सप्लाई आई, और उसके बाद बाजार ने पीछे वापस रिकवरी की कोई प्रयास ही नहीं किया। सबसे बड़ी दिक्कत थी आखिरी आधे घंटे में। दिन के लोएस्ट पॉइंट पर एक बार की 14,500 के नीचे भी आपको निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखा। फाइनली 14,500 के थोड़ा सा ऊपर बंद होने में कामयाब रहे। बैंक निफ्टी 34,800 के आसपास बंद हुआ। सेंसेक्स तो 49,900 के करीब आ गया। तो बहुत तेज़ गिरावट वाला मामला रहा, और पूरी दुनिया भर के बाजारों में सबसे खराब प्रदर्शन भारतीय बाजारों का रहा। तो एक तरफ ग्लोबल मार्केट्स के हल्की कमजोरी के संकेत, और देखिए डाउ फ्यूचर्स हल्के हरे निशान में थे जब हम बंद हुए, तब भी भारतीय बाजारों में कॉन्फिडेंस नहीं। तो आज की कमजोरी की सबसे बड़ी वजह फंड्स की बिकवाली, तेजी करने वाले ट्रेडर्स की तरफ से अपनी पोजीशन हल्की करना, और दूसरा साइजेबल दमदार अच्छे शॉर्ट्स बनना। ये तीनों कारण ऐसे थे मिलकर जो आए, उनके दम पर भारतीय बाजारों में एक्शन कमजोरी का बनता हुआ दिखा, और आज मार्च सीरीज के पहले ही दिन बाजार जबरदस्त दबाव में दिखे। तो अब ऐसे में अब सोमवार के लिए क्या खास स्ट्रैटेजी रहे ये भी समझेंगे। बाजार के लिए अहम संकेत कौन से होंगे हफ्ते की शुरुआत में, ये अनिल जी से समझे। उससे पहले आज जो हमने बड़ी गिरावट बाजार में देखी, कहां पर थी सबसे ज्यादा गिरावट, किन सेक्टर्स ने इस पर योगदान दिया, ये समझना जरूरी है। समझते हमारी सहयोगी देवांशी आशर से। बताइए। मार्च सीरीज के पहले ही दिन हमने देखा बाजार में काफ़ी गिरावट के साथ शुरुआत होती हुई दिखी है। ग्लोबल बाजार में जिस तरह से हमने देखा जो गिरावट आती हुई दिखी, बॉन्ड यील्ड्स जो थोड़े से सर्ज होते हुए दिखे, उसका जो असर है वो हमारे बाजार पर भी देखने मिला। और हमने देखा कि आज निफ्टी में काफ़ी बड़ी गिरावट आती हुई दिखी थी। आज निफ्टी करीब 560 पॉइंट्स नीचे बंद होता हुआ दिखा। निफ्टी बैंक में करीब 1750 पॉइंट तक की गिरावट आती हुई दिखी, और सेंसेक्स भी आज लाल निशान में ही बंद होता हुआ दिखा। यही नहीं, सारे इंडाइसेस आज लाल निशान के साथ ही ट्रेड करते हुए दिखे थे।
केवल इंडिया विक्स था जहां पे हमने देखा जो वॉलेटिलिटी थी वो आज 29 के लेवल्स पर पहुंचती हुई दिखी थी। सबसे ज़्यादा जो गिरावट आज हमने देखी है वो बैंकिंग स्टॉक्स, फाइनेंशियल्स में आती हुई दिखी है। उसमें भी आप देखिए जो निजी बैंक्स हैं, हैवी वेट्स हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा गिरावट आई है। कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, आरबीएल, आईसीआईसीआई बैंक, इन सब में आज 5% तक की गिरावट देखने मिली थी। और इसके अलावा जो सरकारी बैंक्स हैं जैसे कि एसबीआई, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इन सब में भी आज काफ़ी ज़्यादा गिरावट, करीब 3 से 5% तक की गिरावट हमने देखी है। ऑटो स्टॉक्स फरवरी के जो बिक्री के आंकड़े आते हुए दिखेंगे उससे पहले आज गिरावट देखने मिली है। सबसे ज़्यादा हीरो मोटोकॉर्प, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो कमज़ोर होते हुए दिखे। और इसके अलावा मेटल स्टॉक्स में भी आज मुनाफा वसूली आती हुई दिखी, जहां पे लगातार गेंस आते हुए दिख रहे थे। लेकिन आज हमने देखा जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स थे जहाँ पे आज गिरावट थोड़ी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखी थी। इसके अलावा आज जो वायदा बाजार में हमने देखा आज से ही करीब 16 नए स्टॉक्स आते हुए दिखे, लेकिन उन स्टॉक्स में आज खरीदारी का माहौल बनता हुआ दिखा था। ऐसे खराब बाजार में भी ये स्टॉक्स थे जो कि हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिखे। आईआरसीटीसी, नवीन फ्लोरिन, फाइजर, एल्केम लैब्स, एलिम्बिक फार्मा, ये सारे स्टॉक्स थे जहां पे आज खरीदारी देखने मिली। और इसके अलावा जो नई लिस्टिंग आज के दिन होती हुई दिखी, दमदार लिस्टिंग थी, उसके बाद 30% तक के गेंस हमने रियल टेल पे आते हुए दिखे हैं। और इसके अलावा जी बिजनेस पर जो आपके सुपर हिट कॉल्स की कमाई होती हुई दिखी है वो सारे स्टॉक्स फोकस में थे। सिम्फनी आप देखिए, दीपक फर्टिलाइजर, लूमेक्स ऑटो, एमआरपीएल। और आज के दिन हमने देखा जो एक्सक्लूसिव खबर आपको जी बिजनेस पर मिलती हुई दिखी, उसके चलते ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन, आरसीएफ, एनएफएल, ये सारे स्टॉक्स थे जो कि हरे निशान में आज क्लोज होते हुए दिखे। लेकिन इसके अलावा हमने देखा ओवरऑल जितने भी इंडाइसेस हैं वो लाल निशान के साथ ट्रेड करते हुए दिखे और बाजार में काफ़ी कमजोरी आती हुई दिखी थी ग्लोबल कारणों के चलते। तो देवांशी से हमने बाजार का हाल और भी ज्यादा डिटेल में समझा। श्रीकांत चौहान का अब रुख करते हैं। श्रीकांत जी, मार्च सीरीज की इतनी बेहद खराब शुरुआत क्या एक्सपेक्टेड था ये? नहीं, देखिए बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन एक बात ये थी कि एमएससीआई का जो रीबैलेंसिंग होना था उसमें जो दिग्गज कंपनियां थी जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज है या आईसीआईसीआई बैंक है, वहां पे हमें बिकवाली देखने मिलने वाली थी और वो होने वाला था शायद सेशन के सेकंड हाफ में। अगर आप ओवरऑल अगर आज के पूरे दिन को देखेंगे तो बॉन्ड यील्ड जो बढ़ के आई थी वो एक अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि एक 1.37 1.40 के करीब वो स्टेबल हो चुकी थी, लेकिन अचानक से उसमें एक स्पर्ट आया कल के दिन में और वो 1.55 तक चली गई थी यूएस के लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड में। और वही उसका ही इम्पैक्ट मार्केट ने लिया और मार्केट 14,800 खुलने के बाद उसमें और जब एमएससीआई की सेलिंग बढ़ी तो मार्केट और जोर से गिरा। और कभी भी हमने देखा है कि मार्केट में अगर बॉन्ड यील्ड अगर बढ़ती है तो उसका रिवर्स इम्पैक्ट आता है कि जो पैसा जो इमर्जिंग मार्केट में आ रहा है वो पैसा धीरे धीरे निकलना शुरू होता है और वो वापस डेवलप्ड मार्केट में जाना चालू हो जाता है। और इसी वजह से आज के दिन में अगर आप देखेंगे तो एफआई की जो बिकवाली है वो काफी बढ़ चढ़ के आई है, यानी कि तकरीबन कुछ 8,300 करोड़ की नेट सेलिंग है, लेकिन अगर आप ग्रॉस सेलिंग देखें तो कुछ 13,000 करोड़ की है एमएससीआई के इन्फ्यूजन के बाद। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो ये भारी बिकवाली के पीछे मार्केट इतनी जोर से गिरा है और मुझे लगता है इसी वजह से मार्केट ने इतने सारे पॉइंट्स का बड़ा लॉस आज दर्ज किया है। तो हमें लगता है कि काफी अच्छी शुरुआत है, यानी कि मार्केट गिरा है नो डाउट, लेकिन एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी आने वाले कुछ दिनों में। जो एक रिटेल निवेशक है या तो जो जिन लोगों ने इस पर्टिकुलर मार्केट के ट्रेंड को मिस किया था उनके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो बिल्कुल थोड़ा सा हौसला रखिए और मुझे लगता है कि 14,000 14,200 के करीब अगर निफ्टी आता है तो वहां पे अच्छी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। बिल्कुल, नए हफ्ते की शुरुआत सोमवार से हम समझेंगे और बाजार की चाल किस तरफ जाती है। लेकिन क्या आप इंट्राडे सोमवार के लिए क्या किसी शेयर में खरीदारी की सलाह देंगे? ऐसे बाजार में कौन सा शेयर वो होगा और हफ्ते भर की खरीदारी के लिए पोजिशनल व्यू कहां पर रख सकते हैं? देखिए, वैसे मुझे लगता है कि अगर शॉर्ट टर्म में अगर ट्रेडिंग करना है तो हमें ट्रेंड के साथ ही जाना है और ट्रेंड अभी अगर आप देखेंगे शॉर्ट टर्म का तो एक बिकवाली का बना हुआ है। तो अगर उस केस में अगर देखें तो हमें लगता है कि हमें शॉर्ट करके चलना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे। द रीजन इज बिकॉज कि बॉन्ड यील्ड बढ़ा है और कभी भी अगर बॉन्ड यील्ड बढ़ता है तो उसका इमीडिएट इफेक्ट जो आता है वो हर एक बैंक पे आता है, क्योंकि उनके यील्ड के बेसिस पे उनको लॉस होता है। तो हमें लगता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को शॉर्ट करके चले, 398 का स्टॉप लॉस रखे और यहाँ पे हम वापस एक बार 375 जो इसका ब्रेकआउट लेवल था उस पर्टिकुलर लेवल्स को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया छूते हुए नजर आएगा। और मध्यम अवधि में हमें लगता है कि टाटा मोटर्स पे हमें ध्यान देना है, लेकिन यहाँ पे हमारी खरीदारी की राय है और उसका रीजन यही है
कि ये स्टॉक काफ़ी एक अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रहा था जब मार्केट गिर रहा था और ओवरऑल हमें लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में यानी कि कुछ हफ्तों में अगर यहाँ से अगर किसी स्टॉक को अगर लॉन्ग करते जाना है तो वो टाटा मोटर्स है। 315 के स्टॉप लॉस के साथ टाटा मोटर्स को लॉन्ग करें और हमें लगता है कि ये स्टॉक वापस एक बार 360 से लेकर 375 के लेवल्स दिखा सकता है। बिल्कुल, श्रीकांत जी से बातचीत जारी रहेगी, लंबी अवधि का नजरिया भी हम उनसे जानेंगे, लेकिन इस बीच फरवरी ऑटो बिक्री का अनुमान क्या कहता है? ट्रैक्टर बिक्री में क्या तेजी बरकरार रहेगी? तमाम ये जो अनुमान है उस पर एक एक्सटेंसिव रिसर्च की हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता ने। बताइए कुशल। जी, तो 1 मार्च को फरवरी महीने के ऑटो बिक्री आंकड़े आते हुए नजर आएंगे और यहाँ पर पैसेंजर व्हीकल्स की स्टेबल डिमांड एक्सपेक्टेड है। साथ ही टू व्हीलर स्पेस जो एंट्री लेवल की है वहाँ पर धीमापन देखने को मिल सकता है। और अगर आप कमर्शियल व्हीकल्स की बात करें तो जो HCV है वहाँ पर उस सेगमेंट में आपको मंथ ऑन मंथ आधार पर रिकवरी आती हुई दिख सकती है। फरवरी महीने में पैसेंजर व्हीकल्स में आप देखिए करीब महिंद्रा एंड महिंद्रा 12.5% का सालाना उछाल के साथ 36,500 यूनिट्स बेच सकता है। मारुति सुजुकी वहीं 4.5% की गेंस के साथ 1,54,000 यूनिट्स आती हुई दिख सकती है। टू व्हीलर स्पेस में जैसा कि मैं बता रहा था कि मंथ ऑन मंथ आधार पर आपको सभी जगह बिकवाली नजर आएगी और यहाँ पर गिरावट का जो सबसे ज्यादा जहां पर हो सकती है वो बजाज ऑटो है। करीब 10.5% की फॉल आपको इनकी नंबर ऑफ यूनिट्स मंथ ऑन मंथ आधार पर दिख सकती है और 3,45,000 यूनिट्स ही बेचते हुए नजर आ सकते हैं। पर दूसरी तरफ सालाना आधार पर गेंस जो दिखा सकते हैं उसमें टीवीएस मोटर सबसे आगे रह सकता है 2,70,000 यूनिट्स पर 14.5% के गेन के साथ। इस कमर्शियल व्हीकल स्पेस में आइशर मोटर्स VECV स्पेस जो है इनका वहां पर दमदार तेजी आ सकती है सालाना आधार पर 24% की बढ़त के साथ 5500 यूनिट्स पर। और अशोक लेलैंड में भी अच्छा रुझान दिखेगा करीब 13% की तेजी। और अंत में ट्रैक्टर बिक्री महिंद्रा एंड महिंद्रा लीड करता हुआ दिखेगा सालाना आधार पर 42% की ग्रोथ के साथ 32,000 यूनिट्स पर मंथ ऑन मंथ आधार पर महिंद्रा एंड महिंद्रा के नेगेटिव इंडिकेशंस के मुकाबले एस्कॉर्ट्स में करीब 27% की तेजी के साथ 11,500 यूनिट्स पर ये अपनी रिपोर्टिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका कुशल इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। बाजार में भारी गिरावट तो हमने देखी, लेकिन इस बीच एक शेयर जो चमका वो था एवररेडी का। 20% का अपर सर्किट लगा है इस शेयर में, क्या वजह रही है? वरुण से समझते हैं, बताइए वरुण। देखिए, पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखेंगे तो एफआईआईएस का जो इंटरेस्ट है भारतीय बाजारों में थोड़ा कम हो रहा है। वो अपने हाथ खींच रहे हैं और कहीं ना कहीं जिस तरह की खरीदारी हमें नवंबर दिसंबर के महीने में देखने मिली थी उस तरह की खरीदारी तो एटलीस्ट अभी नहीं देखने मिल रही। इनफैक्ट कुछ हद तक बिकवाली भी एफआईआईएस करके जा रहे हैं। तो इस लिहाज से उन स्टॉक्स पे आपको नज़र रखनी है जहाँ पे एफआईआईएस की सबसे ज़्यादा होल्डिंग है। ऐसे 10 स्टॉक्स में निकाल के लाया हूँ, उसमें सबसे आगे देखिए श्रीराम ट्रांसपोर्ट का काउंटर है। यहाँ पे एफआईआईएस की करीब 62% के आसपास की होल्डिंग है। इसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल में 52% के आसपास की होल्डिंग है। इन्फो एज इस काउंटर में तो पिछले कुछ समय में अच्छी खासी तेजी भी देखने मिली थी। देखिए, एवररेडी के स्टॉक में आज जो जोरदार खरीदारी देखने मिली या फिर जोरदार तेज़ी देखने मिली है उसका कारण एक खबर है और खबर ये है कि बर्मन फैमिली जो है इस कंपनी में एज ए जॉइंट प्रमोटर रह सकती है। दरअसल हुआ ये है कि कुछ समय पहले खेतान फैमिली जो कि एवररेडी की प्रमोटर है, उन्होंने बाकी ग्रुप कंपनीज के कर्ज को भुगतान करने के लिए एवररेडी के शेयर्स को जो है वो गिरवी रखा था। कर्ज का भुगतान नहीं कर पाए तो लेंडर्स ने जो है इस कंपनी के शेयर्स को बेचना शुरू कर दिया ओपन मार्केट में और इन शेयर्स को ख़रीदा है दरअसल बर्मन फैमिली ने। खेतान फैमिली का अगर आप स्टेक देखें तो पहले 44% था, लेंडर्स ने लगातार बेचा तो ये स्टेक कम होकर 4 या 5% के आसपास आ गया और बर्मन फैमिली जिसने ओपन मार्केट से ख़रीदा उनका स्टेक अब इस कंपनी में बढ़ के करीब 20% के आसपास हो गया है। बर्मन फैमिली चाहती थी कि इसमें और स्टेक बढ़ाया जाए, लेकिन लगातार जो प्राइस है इस कंपनी का वो बढ़ता गया। इसके लिए उन्होंने अतिरिक्त खरीदारी की नहीं। अगर अतिरिक्त खरीदारी करते तो कहीं ना कहीं इनको ओपन ऑफर भी लाना पड़ता, लेकिन अभी फ़िलहाल ये सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस कंपनी में एज ए जॉइंट प्रमोटर बन के रहा जाए, क्योंकि इनको इस ग्रुप के इस कंपनी के जो ओवरऑल बिजनेस है उसमें काफ़ी इंटरेस्ट है और इनके ग्रुप के जो बिज़नेस है उसमें इसका काफ़ी अच्छा इंटीग्रेशन बैठता है। इसके लिए ये इसमें एज ए जॉइंट प्रमोटर रहना चाहते हैं। अभी तक इस कंपनी के बोर्ड पे केवल खेतान फैमिली है, बर्मन फैमिली का कोई भी मेंबर नहीं है, लेकिन अब इस कंपनी के बोर्ड पे बर्मन फैमिली के मेंबर्स भी आपको दिखाई देंगे और ये पूरी खबर है जिसकी वजह से आपको इस काउंटर में तेज़ी देखने मिली। हालांकि ये खबर हमने आपको दिसंबर के महीने में भी बताई थी सबसे पहले और उसके बाद आज ये खबर फिर मार्केट में आई है। इसके फिर से एक बार इस काउंटर में आज तेज़ी देखी गई है। शुक्रिया वरुण इस पूरी जानकारी के लिए। श्रीकांत जी, एवररेडी में क्या किया जाए?
देखिए, वैसे इसमें लगातार तेज़ी बनती गई है और इसी वजह से हमें लगता है कि अगर इस स्टॉक में अगर पर्टिकुलरली 330 से लेकर 335 के बीच में एक अच्छा रेजिस्टेंस है, उसके करीब अगर इस स्टॉक को अगर हम देखते हैं तो उस लेवल पे आप एक बार थोड़ा-सा प्रॉफ़िट ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर एक लंबी अवधि का अगर नज़रिया हो, तो हमें लगता है कि ये जो कंपनी है उसके जो आने वाले जो भी बिज़नेस के जो फ़ोरकास्ट रहेंगे वो काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि एक नए प्रमोटर्स की एंट्री हुई है और इसी वजह से हमें लगता है कि अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हो तो होल्ड करके रखिए। अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स अगर है या तो ट्रेडिंग आइडियाज़ अगर आपके पास अगर है, ट्रेडिंग पोज़ीशंस अगर आपके पास है, तो आप 330 से लेकर 335 के रेंज में एक बार आप मुनाफ़ा ले सकते हैं। आइए अब देखते हैं शो में शर्मा जी का ऑप्शन। बात करते हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज के बीके शर्मा से। शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। कौन सी स्ट्रैटेजी बताएंगे आज सोमवार के लिए? जी, आज के मार्केट को देखते हुए यहाँ पे पूरी सलाह दी जा सकती है और मैं ये कहना चाहूंगा कि एक ट्रेडर को आवश्यक नहीं कि रोजाना ही ट्रेड करना पड़े, क्योंकि आज कॉल तो मैं दे नहीं सकता और मुझे पुट ऑप्शन समझ में आते हैं। अब पुट ऑप्शन आवश्यक नहीं कि इतना तेजी से मार्केट गिरने के बाद अगले दिन में इतना गिरे, तो उसमें मेरा जो कॉन्फिडेंस है पुट्स के अंदर काफी कम है। तो इन्वेस्टर्स को बोलूंगा कि इसको बाय कर दें, नहीं करें तो ज्यादा अच्छा है। पर फिर भी क्योंकि प्रोग्राम है उसके हिसाब से बजाज फाइनेंस का मार्च का पुट 5200 का 229 पे लिया जा सकता है, जो आज की क्लोजिंग थी। स्टॉप लॉस रखें 200 रुपए का, टारगेट रहेगा 280। इसी तरह से आयशर मोटर्स वो भी अंडर प्रेशर है, तो मार्च महीने का 2500 स्ट्राइक प्राइस का पुट खरीदे 126 रुपए पे, स्टॉप लॉस रहेगा 95 रुपए, टारगेट रहेगा आपको 180। तो ये दो ऑप्शन है और उसके बाद इनके हिसाब से आप चल सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया शर्मा जी, शो में शामिल हुए और आपने ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताई। और आगे बढ़ते हैं अब सोमवार के बाजार के लिए आपको क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। अनिल जी का एक बार फिर रुक करेंगे और समझेंगे कि बाजार के लिए संकेत कहां से हैं और निफ्टी और बैंक निफ्टी के अहम लेवल्स क्या होंगे। यहाँ तक सोमवार के बाजारों का सवाल है, डेफिनेटली ग्लोबल मार्केट्स के संकेत अहम तो होंगे, लेकिन भारतीय बाजार ग्लोबल मार्केट्स के मुकाबले में ज़्यादा कमज़ोर दिख रहे हैं। ऐसे में ये ज़रूरी है कि आज के जो लो है, मान लें 14,450 के आसपास निफ्टी के, और साथ ही बैंक निफ्टी पर 35,500 के आसपास, 34,500 के आसपास के मान लें, ये ना टूटे तब तक ठीक है। इनके नीचे टूटने के बाद और कमज़ोरी बढ़ती हुई दिखेगी और कम से कम 2-2% की कमज़ोरी और आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में आते हुए देख सकते हैं। मजबूती का संकेत आपको तभी आता हुआ दिखेगा जब निफ्टी 14,725 के पार निकलकर टिके और ट्रेड करता हुआ दिखे। बैंक निफ्टी पर कम से कम 36,000 के लेवल के ऊपर तो वापस निकलने की कोशिश करें, तो ही बैंक निफ्टी में मजबूती का संकेत आएगा। तब तक आपके लिए सेल ऑन राइज या फिर उछाल में बिकवाली या निकलने का मौका है। इस बाजार में जो कुछ बिकवाली हुई उसमें ज़्यादा कारण एफआईज की तरफ से खरीदारी रुकना और बिकवाली आना, घरेलू फंड्स की दमदार बिकवाली और ग्लोबल मार्केट्स का उतार चढ़ाव, इन सब के चलते जो बिकवाली हुई है उसका असर दिखाए। देखते हैं क्या कुछ होता है। इन सारे संकेतों में अगर कोई बदलाव होता है और उसकी वजह से बाजार संभल पाए तो ठीक, अदरवाइज थोड़े से आगे चलते हुए अगले हफ्ते में भी वॉलेटिलिटी, उतार चढ़ाव के संकेत आपको मिलेंगे। और उस लिहाज से इस वक्त बेहतर ही होगा कि अगर आपकी ट्रेडिंग पोजीशन है हल्की रखें, कम रखें, ताकि इस उतार चढ़ाव को झेल पाएं। इन्वेस्टर हैं तो इस करेक्शन में आपके लिए बढ़िया मौके बनेंगे और इस करेक्शन में आपको अच्छी क्वालिटी के बढ़िया शेयरों में खरीदारी का मौका ढूंढना है, ये ध्यान में रखें। चलिए अब बाजार पर सोमवार के लिए स्ट्रैटेजी के बाद सोमवार के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी और जानते हैं मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया हमारे साथ। चंदन जी, बहुत स्वागत है। कहां पर ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बनाने की सलाह होगी आज आपकी? जी नमस्कार। देखिए, बाजार में ऊपर के लेवल से थोड़ी बिकवाली हुई है, बट ऐसा हमारा मानना है कि स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट बनेगा। सिलेक्टिव काउंटर में तेजी है और कुछ मंदी रहेगी, तो हमारा ऐसा मानना है कि सिलेक्टिव जो पीएसयू कंपनीज है, पावर कंपनी, उनमें मूवमेंट रहेगा। तो बीएचईएल पे हम खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि भेल में लगभग 52 से 55 रुपए तक के मूवमेंट बनने चाहिए। तो मार्च की एक्सपायरी की भेल की 50 रुपए की कॉल हम लेने की सलाह दे रहे हैं, जो 3 रुपए 50 पैसे के आसपास है। 2 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, ये कॉल डबल होते हुए 7 रुपए तक जाने की संभावना है। वही हमारा मानना है कि बैंकिंग काउंटर में वीक है और कोटक बैंक में काफी प्रेशर बना है। स्टॉक ने ब्रेकडाउन दिया है, मूविंग एवरेजेस और शॉर्ट बिल्टअप यहाँ पे बने हुए हैं, तो इसलिए कोटक बैंक में यहाँ पे वीकनेस बन सकती है। काउंटर नीचे में लगभग 1730 1720 तक जा सकता है, तो यहाँ पे आउट ऑफ द मनी 1740 की पुट लेने की सलाह रखेंगे।
जो लगभग 58 रुपए के आसपास चल रही है। 43 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और ये पुट कहीं ना कहीं 88 रुपीज तक जाने की संभावनाएं लग रही है। बहुत शुक्रिया चंदन जी, शो में शामिल हुए। और श्रीकांत जी, अब लंबी अवधि की खरीदारी करनी हो तो आपका सजेशन कहां पर होगा? देखिए, अगर इस हफ्ते में अगर आप पूरी देखेंगे खरीदारी की ट्रेंड को, तो एक बात समझ में आती है कि जितने भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थे वहाँ पे अच्छी खरीदारी बनी थी और उनमें कई दिग्गजों ने काफ़ी अच्छे जो प्रदर्शन थे वो दर्ज किए थे। अब हमें लगता है कि एक्टिविटी शिफ्ट हो सकती है जो डिफेंस से रिलेटेड स्टॉक्स है उनमें, और उनमें हमें अच्छा लगता है भारत डायनामिक्स लिमिटेड जो 350-355 के करीब ट्रेड कर रहा है। अगर इसके ओवरऑल फॉर्मेशन को देखें तो एक बात समझ में आती है कि काफ़ी बड़ा कंसोलिडेशन इसने पूरा कर लिया है और आने वाले कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में हमें इसमें एक बड़ी वापस तेजी देखने मिल सकती है जो तकरीबन भारत डायनामिक्स को 400 या 450 के करीब लेके जा सकती है। तो करंट लेवल से 350-355 के हमें लगता है कि इसी लेवल के आसपास इसे बाय किया जा सकता है, खरीदा जा सकता है। यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे 330 रुपए का और टारगेट्स रखेंगे हम 400 रुपए के। इन्वेस्टमेंट कॉल भारत डायनामिक्स में रखने की सलाह श्रीकांत चौहान जी की। श्रीकांत जी, बहुत शुक्रिया आप शो में शामिल हुए। तमाम सहयोगियों का भी शुक्रिया हम तक एक्सक्लूसिव खबर रिसर्च पहुंचाने के लिए। आज के लिए शो में बस इतना ही।